बढ़ेगा उत्तर प्रदेश तो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं तो कई नई नई बातें निकलकर भी सामने आने लगी हैं। अब केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान उत्तर प्रदेश के बंटवारे का मुद्दा उठा रहे हैं। संजीव बालियान की इस मांग और उनकी पार्टी में ही इसका विरोध होना, तो अब सवाल यह है कि संजीव बालियान के यूपी बंटवारे की मांग के पीछे आखिर मंशा क्या है। बटेगा उत्तर प्रदेश, बदलेगा उत्तर प्रदेश, और ग्राफिक्स के जरिए से अब आपको समझाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर किस तरह से मांगे उठी हैं और कब कब मांगे उठी हैं। उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग संजीव बालियान ने उठाई। उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग अभी जो हाल ही में जो मांग उठी है, आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग लगातार उठती रही है। कई आयोग बने, कृष्णधर आयोग बना, जेवीपी आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग बना। यूपी बंटवारे पर नेहरू और अंबेडकर भी वकालत करते रहे हैं। 1962 में पूर्वांचल के अलग राज्य बनाने की मांग उठी। 1970 में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग उठी। इसके लिए आंदोलन भी हुआ। 2011 में तत्कालीन सीएम मायावती भी प्रस्ताव लेकर आए। बीजेपी, कांग्रेस, सपा और अन्य पार्टियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। 2014 में बीजेपी की सांसद उमा भारती ने एक रैली में कहा था, जनता से वादा किया था कि बीजेपी की केंद्र में सरकार आने के बाद बुंदेलखंड को अलग राज्य बना दिया जाएगा। अब ऐसे में यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग को लेकर इसके पीछे की मंशा क्या है और बंटवारा आखिर होगा कैसे। अब ग्राफिक्स के जरिए से समझिए कि यूपी का बंटवारा कैसे होगा। यूपी को 4 भाग में बांटने की मांग है। पूर्वांचल यानी कि पूर्वी यूपी, पश्चिम प्रदेश यानी कि पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड दक्षिण यूपी, अवध प्रदेश यानी कि मध्य यूपी। पूर्वांचल में 32 जिले, पश्चिम प्रदेश में 22 जिले, बुंदेलखंड में 7 और अवध में 14। पूर्वांचल और बुंदेलखंड गरीब इलाका है। अवध और पश्चिम यूपी संपन्न इलाके में आता है। पश्चिम यूपी गन्ना बेल्ट कहलाता है और विकास में बेहद आगे है। दिल्ली और एनसीआर से सटा हुआ यह इलाका है। अब इस पूरे मुद्दे पर सवाल क्या उठते हैं, क्योंकि आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस मुद्दे के सवाल क्या कुछ हैं वो आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए से। अब आज के मुद्दे के सवाल नंबर 1, क्या यूपी के बंटवारे से ही यूपी के विकास का रास्ता निकलेगा। सवाल नंबर 2, यूपी बंटवारा जनहित या सिर्फ राजनीतिक। सवाल नंबर 3, क्या संजीव बालियान के मन में पल रहा है पश्चिम यूपी के सीएम बनने का सपना। और सवाल नंबर 4, बंटेगा यूपी तो क्या बन जाएगा मिनी पाकिस्तान। सवाल नंबर 5, यूपी के बंटवारा और फिर विकास का रोड मैप क्या होगा। ये 5 सवाल हैं जो आज हम उठा रहे हैं इस मुद्दे के साथ, और हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे इसी मुद्दे पर। और जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही जुड़ गए, नेता है बीजेपी से। रोहित अग्रवाल जुड़ गए, प्रवक्ता है आरएलटी से। और निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। अश्वनी जी, आप ही की पार्टी के भीतर से आवाज उठती है, संजीव बालियान आवाज उठाते हैं कि यूपी का बंटवारा हो, पश्चिमी यूपी को एक अलग प्रदेश बना दिया जाए। फिर आप ही के पार्टी के अंदर से विरोध होने लगता है कि ऐसे पश्चिम यूपी को अगर अलग प्रदेश बनाएंगे तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। ऐसा क्यों? राणा साहब, देखिए, लोकतंत्र है और यहाँ पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही है। कोई अपने विचार दे सकने के लिए स्वतंत्र है। तो चाहे बालियान साहब का हो या संगीत सोम साहब का हो, दोनों लोगों के विचार आए हैं। एक का पक्ष में आया है, एक का विपक्ष में आया है। तो देखिए, वैचारिक भिन्नता तो होती रहती है। नहीं, सवाल अश्वनी जी तब नहीं उठता है जब विचार सामने आता है। सवाल तब उठता है जब एक अलग एंगल उसको दे दिया जाता है। अब उसमें जोड़ दिया गया कि अगर पश्चिम प्रदेश अलग बनेगा, यूपी को तोड़कर बनाया जाएगा, तो मिनी पाकिस्तान हो जाएगा। ये कैसे डिसाइड हुआ? देखिए, एंगल देना और न देना, मैंने वही तो कहा कि एक वैचारिक भिन्नता है, सोच सबकी अलग है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में तो बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं। बहुत लोगों को तो हिंदुस्तान में डर लगता है। वहां पर भी एक सवाल उठना चाहिए
बहुत भारी भारी लोग, नसरुद्दीन देखिए साहब, अश्विनी जी, शाहरुख खान, बात को घुमाने जावेद। की जरूरत नहीं है, मेरे बड़े सीधे सवाल होते हैं तो मैं अब मैं जवाब कहाँ भी घुमा यही रहा हूँ? चाहता जब हूं कि आपके सीधे सवाल हो। का जवाब दिया अब जाए अगर तो आप इस फिर बात को उठाकर किसी दूसरे के माथे पर पटक देंगे तो इससे तो किसी मैं के आपका माथे पीछा पर छोड़ने वाला देखिए, हूं नहीं। मैं राणा सवाल फिर साहब भी किसी के, पूछूंगा। तो अब ये ठीक मिनी है, आप पाकिस्तान पूछते कैसे रहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है? आप पूछते रहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या क्या नहीं होता है। यहाँ तो भारत माता को डायन कहा जाता है। आपने विरोध किया क्या राणा साहब? एक बयान अपना दिखा दीजिए मुझे। किसी नेता ने भारत माता को डायन कहा था? आप अपना बयान बताइए। मैं बयान या क्यों आप दूंगा? बहुत मैं छोटे नेता से थोड़ी उस हूं जो समय, बयान दूंगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बयान नेता नहीं, आप देते हैं, बता पत्रकार दीजिए ना। नहीं देता। आप एक अपना डिबेट दिखा दीजिए कि कोई हाँ तो आपने आप सर्च किया कर है। लीजिए, आप सर्च कर लीजिए। जब जब ऐसी आवाजें उठी होंगी तो मेरी डिबेट जरूर हुई होगी। भारत आप माता को देखिए ना मेरे डायन कहने प्रोग्राम, पर देखते हैं आप एक मेरा कोई प्रोग्राम। बहस दिखा दीजिए आप हमको। आप अगर चाहेंगे कि आप राम कह रहे हैं तो राम में जो जो राम है हम उस पर चलेंगे, तो मैं कह कुछ तो रहा हूं ना, दिखाना जब पड़ता जब है। ऐसी ये आवाजें उठी हैं राजनीतिक दल, मेरे प्रश्न उतने ही तीखे हम लोग हुए हैं। कक्षा में नहीं बैठे हैं। मैं कह राणा तो रहा हूं ना, साहब जब जब ऐसी सुनिए आवाजें सुनिए उठी सुनिए, हैं मेरे अरे प्रश्न सुन तीखे लीजिए हुए हैं। राणा साहब, आप हमारे अध्यापक नहीं है और ना हम आपकी कक्षा में बैठकर सवाल तो सवाल कर मैं रहे हैं। अध्यापक आप बन भी सवाल नहीं रहा हूं। पूछेंगे, मैं हम जवाब पत्रकार हूं, देंगे। मेरा सवाल करना आपको अगर काम है, मैं नहीं सवाल समझ में कर रहा आया हूं। तो वो आपकी मंशा है, आपकी मर्जी है। नहीं समझ में आ रहा है, समझने का प्रयास कीजिए जो मैं ठीक है, कहना चाहता हूं। चलिए चलिए आपकी बात समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। रोहित जी, क्योंकि ये आवाज कोई नई नहीं है, पुरानी आवाज है। आजादी के बाद से लगातार ये आवाज उठती रही। आपकी पार्टी में भी ये आवाजें उठी कि उत्तर प्रदेश को हिस्सों में बांट देना चाहिए और पश्चिमी प्रदेश अलग बना देना चाहिए। अब संजीव बालियान ऐसी ही आवाज उठा रहे हैं, तो साथ देंगे? देखिए के राणा जी, पहली चीज तो ये है कि इस मुद्दे पे अगर आप हमसे पूछेंगे कि हमारा क्या व्यू पॉइंट है, तो हमारा व्यू पॉइंट बिल्कुल साफ है कि चौधरी अजीत सिंह जी ने निरंतर आवाज उठाई है अलग पश्चिम उत्तर प्रदेश के बनाने की, और हम आज भी इस चीज को अपने मैनिफेस्टो के अंदर लेके आए हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बना देना चाहिए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अवहेलना निरंतर होती रही है। अब हम आ जाते हैं संजीव बालियान जी के बयान पे। तो संजीव बालियान जी का बयान जो है वो एक केंद्रीय राज्य मंत्री का बयान है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री की ये स्थिति है कि उसको ये कहना पड़े कि मेरा निजी बयान है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा कमजोर सरकार मैंने तो नहीं देखी। देखिए, जो केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री होते हैं वो जहां भी सभा करते हैं वहां पे एक सरकारी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है जिसमें अधिकारी जाते हैं और उस सभा में जो भी घोषणा नेताजी चले कर आते हैं या कोई भी मन में जो उनके बात आ जाती है और सपने में आती है, वो बातें भी जो बोल के आते हैं, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करने का काम सरकार करती है, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री या केंद्रीय मंत्री ने उस बयान को दिया है, जनता से वादा किया है, तो उस बयान के ऊपर काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्थिति क्या है? यहाँ पे स्थिति है कि एक छोटा सा नेता कोई भी आ जाता है कहीं से भी, वो ये कहता है संजीव बालियान का निजी बयान है। मुझे नहीं पता, संजीव बालियान स्वयं कहते हैं मेरा निजी बयान है। अरे भाई, तुम सरकार में हो 9 सालों से, तुम पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने आप को नेता बता रहे हो, और उसके बाद आपकी स्थिति ये है कि आप कह रहे हो मेरा निजी बयान है। शर्मनाक है और जनता को गुमराह करने वाला बयान है ये, सीधी तरीके से। आप खाली जनता का वोट ऐंठना चाहते हैं। आपको 2 बार जनता ने जिता के भेजा वहां से, है ना। आपको पूरी तरीके से जनता ने प्रेम दिया और आपको जनता की समस्या पता है। सबसे प्रमुख बात यह है कि आपको पता है कि जनता क्या मांग रही है। उसके बाद आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि मेरा निजी बयान है, और वहां संगीत सोम, अरे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान। अरे शर्मनाक है। अब हिंदुस्तान में पाकिस्तान नहीं मिलेगा मित्र। ठीक है, ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, यहाँ पाकिस्तान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए कृपया करके अपनी नफरती राजनीति को बंद करो और जनता को गुमराह करना बंद करो। ठीक है, जनता आपको 2024 में वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि आपका चेहरा उजागर हो गया है। रोहित जी, लौटूंगा आप पर। निरंजन जी, ये सिर्फ निजी बयान समझकर छोड़ देना चाहिए या इसके पीछे की कहानी को समझना भी जरूरी है? क्योंकि नया बयान नहीं है, पहले से ऐसे उठते रहे हैं, अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी उठे हैं, नेहरू से लेकर अंबेडकर भी इस बात की वकालत करते रहे हैं, तो फिर ये सामान्य बात तो हो नहीं सकती। देखिए राणा जी, निश्चित रूप से ये एक बयान नहीं है, ये संजीव बालियान के अंदर की पीड़ा है, और मैं उनकी इस पीड़ा का समर्थन करता हूं, क्योंकि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, आज ये मान के चलिए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इतना बड़ा प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें और 80 जिले, और उसके बाद में आप ये मान के चलिए कि जो संजीव बालियान जी ने कहा है, निश्चित रूप से राणा जी, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस पीड़ा को बहुत भली भांति जीता है और जानता है।
जानता इसलिए है क्योंकि वो इसको साक्षात इसको जी रहा है। आज आप ये बताइए कि अगर लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी उसको अगर जाना है तो उसको यहां से लगभग समझ लीजिए 10 घंटे 12 घंटे का उसकी यात्रा। उसके अलावा एक हाई कोर्ट जिसको कहते हैं, किसी भी राज्य की एक हाई कोर्ट जो होती है, वहां हाई कोर्ट तक हर एक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना कि न्याय अंतिम व्यक्ति का भी अधिकार है, जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति का अधिकार है। आप मुझे एक बात बताइए कि अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति कहां इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको तो पहुंचने में कम से कम 3-4 हजार रुपए, जाने आने में उसको 3-4 हजार 5 हजार रुपए उसको खर्चा लगेगा, और वहां रुकने की और ठहरने की और खाने की सारी व्यवस्थाएं अलग है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मांग है ये आज से नहीं है। और आपने जिस तरीके से बताया कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सन 1950 में इसकी आवश्यकता पे विचार किया था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी सन 1956 में ये कहा था कि भाई उत्तर प्रदेश को जो है ना 3 भागों में या 4 भागों में विभक्त कर देना चाहिए। और निश्चित रूप से ये एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर एक व्यक्ति इस पीड़ा को झेल रहा है। और इसको संजीव बालियान जी अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से इस चीज की मांग करते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई कोई उनका कोई बहुत गंभीर बयान है या इसके ऊपर इतना बड़ा बवाल करना चाहिए। और दूसरे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर बाकी जो अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वर हैं। देखिए निश्चित रूप से जैसे साई जी ने कहा, राणा जी, हर एक व्यक्ति की अपनी एक अभिव्यक्ति होती है, हर एक व्यक्ति का अपना एक विचार होता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपना विचार व्यक्त करता है तो इसके अंदर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जहर उगलने वाले लोगों को भी अभिव्यक्ति की आजादी बोल करके और नहीं, लेकिन जिस तरह से रोहित जी ने अभी आरोप लगाया, निरंजन जी जैसे अभी रोहित जी ने कहा कि अगर एक कैबिनेट मंत्री इस तरह का बयान दे तो क्या उसको भी सामान्य और सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी समझ लिया जाए? क्योंकि कैबिनेट मंत्री अगर इस किसी बात को कह रहा है तो उसे तो गंभीरता से लेना होगा। देखिए राणा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन मेरा यह मानना है कि एक कैबिनेट मंत्री जो होता है वो एक प्रदेश का वासी भी होता है और एक व्यक्ति भी होता है। तो अगर उसको लगता है कि मेरे प्रदेश के अंदर जनता के हित के लिए या मेरे प्रदेश के हित के लिए या मेरे क्षेत्र के हित के लिए फला चीज आवश्यक है तो वो सरकार से उसकी मांग करना उसको कोई मेरे हिसाब से कहीं कोई नहीं, बिल्कुल निरंजन जी, मेरी आपत्ति भी इस पर नहीं है कि उन्होंने मांग क्यों उठाई। शासन थोड़ी है, मेरी आपत्ति भी निरंजन जी नहीं करना ये सरकार का काम है। निरंजन जी मेरी आपत्ति इस पर नहीं है कि संजीव बालियान ने मांग क्यों उठाई। मैं इस पर यह सवाल पूछना चाह रहा हूं कि संजीव बालियान अगर आवाज उठाते हैं तो संगीत सोम जब इस तरह का बयान देते हैं कि ये तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, एक ही पार्टी के 2 नेता अलग अलग बात कहते हैं, फिर तो सवाल उठता है ना। देखिए राणा जी, इसी को लोकतंत्र कहते हैं, और लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि किसी पार्टी में सारे लोग एक बंधुआ स्वर के रूप में बोला जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी प्रदेश, किसी क्षेत्र या किसी भी विकास के मामले में अगर कोई चर्चा होती है तो लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, और हर एक व्यक्ति अपने विचार रखने के लिए मेरे हिसाब से स्वतंत्र होता है, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि संजीव बालियान जी ने कोई चीज बोल दी तो पार्टी गाइडलाइन होगी और संगीत सोम जी पार्टी गाइडलाइंस को दरकिनार नहीं कर सकते। निश्चित रूप से संजीव बालियान जी का अपना विचार है और उसके बाद में संगीत सोम जी का अपना विचार है, और जो साही जी है इनका अपना विचार हो सकता है, बाकी किसी पार्टी के कार्यकर्ता का अलग विचार हो सकता है। इसके अंदर मेरे हिसाब से इसी का तो लोकतंत्र है, इसी को तो प्रजातांत्रिक और अभिव्यक्ति के हित कहते हैं। राणा जी, मेरा ये मानना है। ठीक है अश्वनी जी, हाँ, आप जो कहना चाहते हैं आप हाथ उठा रहे हैं वो भी मैं आप कहना, लेकिन इसी के साथ मेरा सवाल ये है कि अगर संजीव बालियान ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो तो क्या बंटवारे से ही उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता निकलेगा? देखिए राणा साहब, उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास किया जा रहा है, और पहले के अभी कुछ दिन पहले के जो रोहित जी हैं, इन्हीं की पार्टी जो जिसको समर्थन कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं जाते थे, नोएडा जाते ही नहीं थे। और आज योगी जी ने देखिए कितना मिथक तोड़ा, सैकड़ों बार गए। उत्तर प्रदेश का विकास चाहे पूरब हो पश्चिम हो, सब जगह हो रहा है, चतुर्दिक हो रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी शुरू से छोटे राज्यों की पक्षधर रही है। तेलंगाना हमारे समय में बटा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, सब तो हमारे समय में, अटल जी के समय में ये हुआ।
लेकिन आज जो है अभिव्यक्ति की आजादी की बात पर रोहित जी को मैं बताना चाहूंगा कि एक कैबिनेट मंत्री का बयान, आज आपको बालियान साहब का बयान ये दिख रहा है, सनातन को इरेडिकेट करने का बयान एक कैबिनेट मंत्री ने दिया तो वो नहीं दिखा किसी भी इंडिया अलायंस के सदस्य को। वहीं पर जो है जूनियर खड़से ने कहा वो मंत्री नहीं है, वो भी एक मंत्री है, उसके बयान पर कहा सारे इंडिया अश्वनी जी मैंने उस पर भी सवाल किया था। वहां पर वो देखिए मैं मुद्दे को राजनीतिक नहीं करना चाहता। कमजोर सरकार नहीं है अश्वनी जी, अश्वनी जी, अश्वनी जी, अश्वनी जी, अश्वनी जी, मैं मुद्दों को बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों में नहीं बांटना चाहता। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, क्योंकि लगातार ये मांगे उठती रही। देखिए आप भी मेरे साथ उस डिबेट में जुड़े थे, आप, मैं बता तो रहा हूं ना, स्टैलिन वाली डिबेट में आप भी मेरे साथ जुड़े थे। यहाँ जो है अश्वनी जी, अश्वनी जी, पड़ेगा अश्वनी जी, मैं वही कह रहा हूं, जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं सनातन धर्म को लेकर, उस पर डिबेट मैंने की है और इतने ही तीखे सवाल थे मेरे, कांग्रेस से भी और बाकी पार्टियों से भी। उसका करारा जवाब दिया जाएगा, आपने किया होगा। हाँ मैं कह तो रहा हूं ना, मेरे उतने ही तीखे सवाल थे। उठा रहे हैं, सवाल के लहजे में भी कोई कमी नहीं छोड़ता हूं मैं, लेकिन अश्वनी जी मेरा सवाल ये, मैं देखिए मेरे मुद्दा झगड़ने का है ही नहीं, कर्नाटक की मेरा मुद्दा झगड़ने का है ही नहीं, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, क्योंकि लगातार नेहरू से लेकर आज तक, अश्वनी जी, अश्वनी जी सुन लीजिए, अश्वनी जी, अश्वनी जी सुन लीजिए, नेहरू से लेकर आज तक तमाम नेता उत्तर प्रदेश के बंटवारे की वकालत को लेकर लगातार मांग उठाते रहे, वकालत करते रहे और यह भी कहते रहे कि अगर राज्य छोटा हो जाएगा तो विकास तेजी के साथ होगा। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या यूपी बड़ा है तो इसलिए विकास में कोई कमी आ रही है या रफ्तार में कोई कमी आ रही है, और यूपी को अगर 3 या 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा तो क्या फिर विकास तेज हो जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। बटेगा, जब बटेगा वो तब देखा जाएगा, लेकिन मैं ये चर्चा चाह रहा हूं बस इस पर। मैंने चर्चा का जवाब दिया, आपने शायद सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। हमने कहा पूरब से पश्चिम तक विकास की धारा बह रही है, और छोटे राज्य की बात जहां तक है, ये तो मायावती जी ने यहाँ कैबिनेट में और विधानसभा में पास करा लिया था, तो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार ने बांट दिया। मुलायम सिंह यादव जी तो कहते रहे जो अगर बंटवारे की बात करेगा वो दुश्मन होगा, अखिलेश यादव भी बोलते रहे। लगता है अश्वनी जी आपको याद नहीं है, फिर आप कहते हैं कि मैं टोक रहा हूं आपको बीच में, लेकिन मुझे तब की बातें भी पता है जब मायावती 2011 में इस प्रस्ताव को लेकर आई थी तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों विरोध में कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या कोई क्वेश्चन दे रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं ना, क्योंकि आप अगर मुद्दों को छोड़कर भागेंगे तो मेरा काम है बताना। नहीं, आपको देखिए, आप बड़े ज्ञानी आदमी हैं, हम लोग तो अल्प ज्ञानी। नहीं, मैं ज्ञानी की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन आप उस पॉइंट को छोड़कर जाएंगे तो टोकना मेरा काम है। अच्छा लग रहा है तो भाई मत सुनिए, लेकिन हम राजनीति। तो क्या जब मायावती जब प्रस्ताव लेकर आई थी तो क्या बीजेपी समर्थन में थी? अरे आई थी, नहीं आई थी, आज आप बीच में हमारी बात जब सुनेंगे नहीं तो कैसे जाएंगे? नहीं, तो अगर आप बीच में मुद्दों को छोड़कर जाएंगे तो मेरा काम है फिर टोकना। मैं जो कह रहा हूं उसको सुन नहीं, आप राजनीतिक दलों को नहीं सुनेंगे? क्या चाहते हैं आप कि हम लोग ना बोले? नहीं, आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया। मैं बता रहा हूं ना, आपने क्या कहा, आपने कहा कि मायावती उस प्रस्ताव को लेकर आई थी तो समाजवादी पार्टी विरोध में क्यों थी, तो मैं तो ये कह रहा हूं ना कि कांग्रेस और बीजेपी भी उसमें विरोध में थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रोहित जी, ठीक है, रोहित जी, आपकी पार्टी में लगातार इस मांग को उठाती रही कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए, तो क्या राज्य छोटा होगा तभी विकास होगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है हिंदुस्तान में, मुझे लगता है हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ है। अश्वनी जी लौटूंगा आपके पास। अश्वनी जी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, देखिए आपके लिए मुद्दा मजाक। हाँ तो दोबारा आऊंगा ना, फिर से बता देना अपनी बातें, लेकिन मेरे सवाल पर रहना। जनता का मुद्दा है अश्वनी जी, हमारे लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का मुद्दा है ये। हम लोग जो है यहाँ पर राजनीतिक दल है, बोलने के लिए बैठते हैं। कृपया करके इनको शांत कराइए भाई, ऐसे नहीं होगा। हाँ ठीक है रोहित जी बात रखिए। ऐसा है, मैं शांत ही हूँ। नहीं अश्वनी भाई, लेकिन जो है अश्वनी जी आपके पास मैं लौटूंगा फिर से। नहीं होगा अश्वनी भाई, अश्वनी जी मैं लौटूंगा आपके पास भाई। अब मुझे लगता है कि मुझे सुन लीजिए कृपया, मैं शांति से सुन रहा हूँ। ठीक है, सुनिए फिर आप सुनिए, ठीक है, सुनिए आप सुनिए, रोहित जी बात ऐसा है, देखिए ऐसा है
कि आज अगर हम देखें पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक मुख्य समस्या जो है वो है हाईकोर्ट बेंच की। देखिए हाईकोर्ट क्योंकि न्याय लेने के लिए अगर आदमी को इलाहाबाद तक जाना पड़ता है तो करीब करीब 800-900 किलोमीटर का दायरा उसको कहीं ना कहीं नापना पड़ता है। ये एक मुख्य समस्या है जिसके लिए हम निरंतर मांग करते रहे। प्लस क्या होता है, जब छोटा राज्य होता है तो वो अपनी समृद्धि का रास्ता स्वयं देख लेता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं विकास के जो मार्ग होते हैं वो प्रशस्त हो जाते हैं। जैसे एक मुख्य बात है कि अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल की आप बात करिए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, मतलब जो कि हम एम्स कह सकते हैं या हम आईआईटी कह सकते हैं, तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। लेकिन रोहित जी, मेरा इसमें सवाल ये है क्योंकि तमाम राज्यों को छोटा राज्य बनाया गया उनमें से तोड़कर या बांटकर उन्हें, फिर चाहे तेलंगाना बना हो, छत्तीसगढ़ बना हो, उत्तराखंड बना हो, उनमें भी विकास की रफ्तार उतनी नजर नहीं आई जितनी रफ्तार दिखाई जा रही थी जब वो बन रहे थे। देखिए जब छोटा राज्य बनता है तो वहां पे जो एक सरकार फॉर्म होती है उसकी जिम्मेदारी उस राज्य तक होती है, क्योंकि आज अगर हम यही तो मेरा सवाल है ना कि अगर उत्तर प्रदेश बांट भी दिया जाए तो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा कि जो सरकार बनेगी वो विकास की उस रफ्तार को उसी गति से रखेगी या उसमें गति को तेज करेगी। जो वहां की गवर्नमेंट फॉर्म होगी विधानसभा के अंदर, वो उस राज्य के प्रस्तावों को पास करेगी ना, उस राज्य के विकास की बात करेगी। आज तो उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पे कई एरिया निगलेक्ट हो जाते हैं। बुंदेलखंड को कौन मना कर सकता है कि बुंदेलखंड पिछड़ा नहीं रह गया? पूर्वी उत्तर प्रदेश को कौन डिनाई कर सकता है कि वो पिछड़ा नहीं रह गया? जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश निरंजन जी मुझे 10 सेकंड ठीक है, लोट समय बड़ा कम है। रोहित जी समय कम है। निरंजन जी, मेरा सवाल यही है कि मान लीजिए अगर बंटवारा हो भी जाता है तो इससे पहले भी तमाम राज्यों को एक राज्य में से तोड़कर दूसरा राज्य बनाया गया, उनके विकास में भी उतनी गति नजर नहीं आई। तो इस पर कैसे भरोसा किया जाए कि यूपी को अगर बांटा जाएगा तो विकास की गति बढ़ जाएगी? निश्चित रूप से राणा जी, पहली बात तो आपको मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश भी पहले बंटा है। जो आज उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसको भाग करके और उत्तराखंड का एक अलग प्रदेश बनाया था। तो ऐसी बात नहीं, उत्तर प्रदेश पहले नहीं विभाजित हुआ। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से विकास की बात करें तो आपको एक चीज और बताऊं राणा जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि छोटा राज्य बनना किसी विकास की कोई गारंटी नहीं है। छोटा राज्य बनने के बाद में अगर वहां पे राजनीतिक अस्थिरता होती है या राजनीतिक नेतृत्व है, वहां पे अगर मान लीजिए किसी अलग मानसिकता का आता है तो प्रदेश का कहीं ना कहीं सत्यानाश भी हो जाता है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे अगर मैं बात करूं पश्चिम उत्तर प्रदेश की या मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के विभाजन की, तो राणा जी ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा संविधान ये बात कहता है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक अधिकार है, न्याय का भी उसको अधिकार है और विकास का भी उसको अधिकार है। आज अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर मान लीजिए उसके अंदर इतना पिछड़ापन है या पश्चिम उत्तर प्रदेश अपनी आय और संपदा के हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश का अग्रणी भाग है, लेकिन यहाँ पे जो सरकारी विकास है वो अब पिछले 5-6 वर्षों के अंदर कुछ दिखाई देने लगा है। वरना भी जैसे रोहित जी कह रहे थे कि भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना कोई बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज है, ना कोई बहुत बड़े यहाँ पे कोई बहुत बड़े जो स्वास्थ्य केंद्र है। अब जाकर के थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए जेवर एयरपोर्ट जो वर्तमान सरकार है इसने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ योजनाएं लॉन्च की हैं और आज ऐसा लग रहा है कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जेवर एयरपोर्ट की योजना बीएसपी की सरकार में प्रपोज हुई थी, समाजवादी सरकार में उसकी जमीन। ठीक है, लास्ट कमेंट अश्वनी जी आपसे। अश्वनी जी, लास्ट कमेंट आपसे मैं ले रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संजीव बालियान के मन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीएम बनने का सपना पल रहा हो? अरे संजीव बालियान पुतली हैं सपना। रोहित जी समय बड़ा कम है, अश्वनी जी से मैं सवाल ले रहा हूँ। रोहित जी, किसी का भी जो है पल सकता है, किसी के मन में कोई भी ख्याल उठ सकते हैं। जैसे अभी रोहित जी के मन में ख्याल उठा कि बीएसपी और कांग्रेस, अरे भाई बनाया तो नहीं जेवर एयरपोर्ट, बना तो योगी जी रहे हैं। बिल्कुल पहुंचने का भी तो सोचा था समाजवादी पार्टी ने, नहीं हुआ। तो किसी के मन में कोई भी महत्वाकांक्षा उठ सकती है, इसमें कोई रोक नहीं है। मगर आज अगर उन्होंने अपने मन का बयान दिया है तो उसमें उनकी हो सकता है कि उनकी कोई पीड़ा रही हो, लेकिन आज कोई आधिकारिक बयान नहीं है। वो उन्होंने भी माना है, पार्टी ने भी कहा है कि कोई आधिकारिक बयान नहीं है। अगर हमको ये करना होगा, ये लगेगा कि विकास का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, समय की मांग है, तो हम चार हिस्सों में, 10 हिस्सों में, 2 हिस्सों में जो भी करना होगा प्रदेश को बांटने की बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल योगी जी के नेतृत्व में सिर्फ एक हिस्से में पूरा प्रदेश
चाहे बुंदेलखंड हो, जो का छूता था पिछली सरकारों में, पानी तक नहीं दे पाए। ठीक है, उमा भारती ने भी 2014 में रैली के समय पर बुंदेलखंड में कहा था और जनता से वादा किया था कि केंद्र में सरकार आई तो 2 से 3 साल में बुंदेलखंड को अलग राज्य बना दिया जाएगा। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये चर्चा करने के लिए। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश को बांटने से ही विकास का रास्ता निकलेगा, और अगर विकास का रास्ता निकलता है तो फिर उत्तराखंड में आज तक समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ, तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ, झारखंड में क्यों नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुआ? समस्याएं वैसी की वैसी ही हैं। तो इसलिए छोटा राज्य हो, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, यह कोई गारंटी नहीं है। गारंटी होती है मंशा और इच्छा शक्ति से। अगर राजनेताओं में इच्छा शक्ति विकास की है तो विकास होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।